दुनिया के 7 नए अजूबे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इम्प्रेसिव और मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स की एक इंटरनेशनल लिस्ट है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जॉर्डन में मौजूद पेत्रा, रियो डी जेनेरो में क्राइस्ट द रिडीमर, पेरू में मौजूद माचू पिचू, मैक्सिको में चिचेन इट्जा, रोम में कोलोसियम और इंडिया में ताजमहल। और इन 7 शानदार स्ट्रक्चर्स के अलावा लिस्ट में द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा भी शामिल है, जिसे लिस्ट में एक बड़ा ही रिस्पेक्टेबल प्लेस मिला है। इन मैसिव पिरामिड्स के बारे में आज तक बहुत कुछ अननोन है और ये क्लियर नहीं है कि इनका कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में कैसे हुआ था। ऐसे अनगिनत थ्योरीज हैं कि पिरामिड्स को किसने बनाया, जैसा कि ये बेतुका थ्योरी है कि एलियंस ने इन्हें अर्थ पर बनाया था। लेकिन अब आखिरकार इस मिस्ट्री से पर्दा उठ सकता है। हम आपको बताते हैं कि क्यों ये सिंपल सी इमेज हजारों सालों पुराने मिस्ट्री का सोल्यूशन हो सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये तस्वीर क्या बताती है? इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें, आप एक छोटा और आसान सा काम कर लें। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा अभी भी हमारे साथ है और दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करता रहता है। ये ह्यूज स्ट्रक्चर सिर्फ 27 इयर्स में बनाई गई थी और असल में इसकी ऊंचाई 146.5 मीटर थी। कुल मिलाकर इसमें 2.3 मिलियन ब्लॉक्स शामिल थे, जिनका एवरेज वेट एक एसयूवी के बराबर था। फैक्ट ये है कि आज भी कुछ लोग मानते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया था। इससे पता चलता है कि इजिप्शियन लोग अपने समय से कितना आगे थे। जब उन्होंने बनाया तो ग्रेट पिरामिड भी काफी अलग दिखता था, क्योंकि ये स्मूथ व्हाइट लाइमस्टोन से ढका हुआ था। इस चमकदार कवरिंग ने पिरामिड के अंदर वाले ब्लॉक्स को छिपा दिया और इसे रेगिस्तानी सूरज में चकाचौंध कर दिया। पिरामिड की पीक को सोने की परत चढ़ाए गए कैपस्टोन से ढका गया था, जिससे ये हर डायरेक्शन में कई किलोमीटर्स तक दिखाई देने वाला एक एक्सेलेंट फॉर्म था। वक्त के साथ साथ ऊपर के चमकदार पत्थर ढीले हो गए और इन्हें निकाल लिया गया ताकि दूसरे मॉन्यूमेंट्स बिल्ड कर सकें। यही वजह है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा आज 8 मीटर छोटा होकर 138.5 मीटर पर खड़ा है। लेकिन इजिप्शियंस ने इस ह्यूज स्ट्रक्चर को कैसे किया? मॉडर्न टूल्स और गैजेट्स की कमी के बावजूद उन्होंने इस विशाल पत्थरों की खुदाई, ट्रांसपोर्टेशन और पोजीशनिंग कैसे की? ज्यादातर ब्लॉक्स की माइनिंग पिरामिड के पास ही किया गया था, जिसे सेंट्रल फील्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो वुडन स्लेट्स के जरिए रेत से ब्लॉक्स को हटाया करते थे, लेकिन जब ब्लॉक्स को गर्म रेत पर घसीटा जाता था तो वो रेत में धंस जाते थे, जिसकी वजह से ब्लॉक्स का हिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। इस प्रॉब्लम पर काबू पाने के लिए उनका सिंपल सीक्रेट था कि वो सबसे पहले रेत को गीला करेंगे। इससे फ्रिक्शन कम होगा और रेत सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से भारी ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने के लिए बहुत आसान हो गया। हालांकि पिरामिड के कवरिंग के लिए सफेद लाइमस्टोन्स को तुरा से नाव के जरिए ले जाया जाना था, जो पिरामिड के साउथ में लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और सच में इम्प्रेसिव बात यह है कि रिसर्चर्स ने मालूम किया कि 8000 टन वजनी ग्रेनाइट स्टोन्स आसमान से लाए गए थे, जो नाइल रिवर के साउथ डायरेक्शन में 900 किलोमीटर दूर है। इन पत्थरों का इस्तेमाल किंग्स चेंबर के लिए किया गया था और एक अकेले ब्लॉक का वजन 80 टन तक होता था। 80 टन वजन इतना होता है जितना कि 12 अफ्रीकन मेल एलिफेंट्स की वजन होती है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ज्यादा ऊंचाई पर आगे बढ़ता गया, वैसे ही इन पत्थरों को ऊपर प्लेस करने की चैलेंज भी बढ़ती गई। सदियों से साइंटिस्ट्स कई अलग अलग थ्योरीज लेकर आए हैं कि इन पत्थरों को पिरामिड्स पर कैसे जोड़ा गया। ज्यादातर थ्योरीज कहती हैं कि इन पत्थरों को पिरामिड्स पर फिक्स करने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया गया था। क्रेन और दूसरे मॉडर्न बिल्डिंग टूल्स के बिना रैंप का यूज करना ही विशाल पत्थरों के ब्लॉक्स को पिरामिड के टॉप पर ले जाने का इकलौता मुमकिन तरीका माना जाता है। पहला थियरी ये है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने पिरामिड के एक तरफ से सीधे रैंप का यूज किया था, जिसे पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान उठाया गया था। ऐसे रैंप के लिए झुकाव ज्यादातर 8% के आसपास होना चाहिए, नहीं तो पत्थरों को ऊपर खींचना बहुत मुश्किल
होगा। इससे ये फैक्ट सामने आता है कि रैंप लगभग 1.8 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होगा। इस तरह के रैंप का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट रही होगी, जिसे बनाना पिरामिड से भी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। दूसरा और ज्यादा एफिशिएंट थ्योरी है कि एक रैंप होगा जो पिरामिड के बाहर से ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ऐसे रैंप के साथ प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन के आखिर तक कॉर्नर्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होंगे। इससे कॉर्नर्स पर एंगल्स को केयरफुली मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंच आर्किटेक्ट जेन पेरी-हुदिन सेटिस्फाइड नहीं थे इन एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन से और 2003 में उन्होंने एक और थ्योरी प्रेजेंट किया। लगभग 7 सालों की रिसर्च और इन 3D मॉडल्स को बनाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पिरामिड के बेस से शुरू करके सिर्फ 1/3 पिरामिड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक एक्सटर्नल रैंप ही प्रैक्टिकल होगा। स्ट्रक्चर के रिमेनिंग पार्ट्स के लिए वो इंटरनल रैंप का यूज कर सकते थे जो कॉर्कस्क्रू शेप में ऊपर की ओर जाते थे। इस तरह पिरामिड के फर्स्ट थर्ड के लिए रैंप बहुत छोटा होगा और कॉर्नर्स को अलाइन करना भी आसान होगा। और ऐसे एविडेंस भी हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। 1980s में ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को माइक्रोग्रेविमेट्री का यूज करके स्कैन किया गया था, जो ऑब्जेक्ट्स के डेंसिटी को मेजर करता है। आज तक 100% प्रूफ नहीं हुआ कि पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था और शायद हम सच में कभी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस और नॉलेज था, जिससे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 27 सालों में बना लिया। और ये बात बताती है कि क्या ही रिमार्केबल और क्या ही एडवांस सिविलाइजेशन इजिप्शियंस की रही होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।